यह वह स्थान है जहाँ लगभग 1000 साल से भी अधिक समय से एक ऐतिहासिक प्रेम कथा प्रचलित है और उसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। लोक साहित्य में तो माधवनाल और कामकंडला की प्रेम कहानी सदियों से कही जाती है, पर इस पर सबसे पुरानी पांडुलिपि 1422 में संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि अभी नेपाल के दरबार लाइब्रेरी में रखी हुई है। सन 2006 में श्री A.N.D. हस्कर ने इस संस्कृत पांडुलिपि का अनुवाद अंग्रेजी में किया अपनी किताब माधव और कामा में। और 150 साल पहले फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी 1873 के सर्वे रिपोर्ट में इस इतिहास का जिक्र 3 पन्नों में किया है। इसके अलावा यहाँ पर खोई हुई गुमनाम बावड़ियों का समूह है और इतिहास यहाँ बिखरा पड़ा है। यह है समय के साथ बुला दी गई ऐतिहासिक नगरी पुष्पावती, जो आज के दिनों में कहलाती है बिलहरी। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के कण कण में ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेम कथा को पढ़ने के बाद उस स्थान की खोज पर निकल पड़े हैं जहां लगभग 1200 साल पहले यह मधुर प्रेम कहानी घटित हुई थी। स्पॉटलाइट की टीम आज है ऐतिहासिक पुष्पावती नगरी में, जो कि अब बिलहरी के नाम से जानी जाती है। यह स्थान मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर कटनी के पास है। लिखित इतिहास के साथ साथ मौखिक इतिहास का भी बहुत महत्व है। आज उसी लोक कथा की पृष्ठभूमि में हैं हम, जहां उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। एक खंडहर ही अपने गौरवपूर्ण इतिहास को वर्णन करता है। आज आप हमारे साथ उस ऐतिहासिक गाथा को सुनेंगे जिसके केंद्र बिंदु में है यह जंगल के बीच में उपेक्षित हालत में पड़ा हुआ कामकंडला महल का अवशेष। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुष्पावती नगरी में राजा गोविंदराव का राज्य था, जो कि संवत 919 या लगभग 862 एडी के आसपास था। उनके राज्य में एक माधवनाल नाम का युवक हुआ करता था, जो कि संगीत विद्या, विज्ञान, कला में बहुत ही पारंगत था और साथ साथ दिखने में भी बहुत सुंदर था। इसकी वजह से उस राज्य में बहुत मशहूर था और वहाँ की स्त्रियां उससे काफ़ी आकर्षित होती थी। पर इसकी वजह से वहाँ के पुरुष उससे काफ़ी ईर्ष्या रखते थे और उन्होंने माधवनाल की शिकायत कई बार राजा से की। बार बार अपने पास शिकायत आता देख राजा ने फैसला लिया और उन्होंने माधवनाल को राज्य से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाले जाने के बाद माधवनाल दूसरे राज्य में रहने के लिए चला गया। उस राज्य का नाम शायद अमरावती था और वहाँ के राजा थे राजा कामसेन। राजा कामसेन कला के काफ़ी बड़े कद्रदान थे और उनके दरबार में एक से बढ़कर एक गायक, वाद्य यंत्र बजाने वाले, नृतक और संगीतकार थे। जब माधवनाल भटकते हुए राजा के महल के बाहर पहुंचा तो अंदर से संगीत और नृत्य की आवाज़ आ रही थी, जिस पर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा और लोगों का मजाक बनाने लगा। उसे ऐसा करता देख वहां खड़े एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा को जब उसके इस व्यवहार का पता चला तो राजा काफ़ी क्रोधित हुए, पर माधवनाल ने बहुत ही सहजता से कहा कि मैं इसीलिए हंस रहा था क्योंकि आपके यहाँ वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग धुन को छोड़ रहे थे और गलत धुन बजा रहे थे। संभवतः वह मृदंग है जिसका एक ताल छूट रहा है और उसका कारण शायद यह हो सकता है कि मृदंग बजाने वाले का दाएं हाथ का अंगूठा नहीं है या तो उसका अंगूठा कटा हुआ है। सभा में बैठे सारे लोग इस बात से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि यह बात सत्य थी। जो मृदंग बजा रहा था उसके दाएं हाथ का अंगूठा नहीं था। राजा अपने सामने एक ऐसे विद्वान पुरुष को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया और उसे अपनी सभा में भी शामिल कर लिया। पर इतिहास को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी सभा में राजा के कलाकारों में से एक थी कामकंडला, जो कला में पारंगत होने के साथ साथ बहुत सुंदर थी। माधवनाल और कामकंडला को एक ही नज़र में एक दूसरे के साथ प्रेम हो गया। पर जैसे ही यह बात राजा कामसेन को पता चली, उन्होंने अपने राज्य से भी माधवनाल को निकाल दिया। उदास माधवनाल भटकते हुए उज्जैन पहुंचा और राजा विक्रमादित्य से मदद मांगी।
राजा विक्रमादित्य कभी किसी को अपने सभा से खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। उन्होंने माधवनाल और कामकंडला का मिलन कराया और बाद में दोनों इसी महल में रहने लगे। इस महल में एक साथ दो महान कलाकारों के रहने के कारण इस महल का बहुत वैभव था और इसी वजह से शायद इस महल को भारत का पहला नाट्यगृह भी कहा जाता था। अब इसका सिर्फ मंदिर वाला हिस्सा ही बचा है और बाकी महल के दीवार के पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस भव्यपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर को देखने के बाद हम इस ऐतिहासिक नगरी पुष्पावती के दूसरे हिस्सों में चलते हैं। इतिहासकारों को माने तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस शहर को बनवाया गया था 1489 में लक्ष्मण सिंह द्वारा। बाद में 1857 की क्रांति के समय कैप्टन DC वैन रेनन ने युद्ध के दौरान लगभग यहाँ के किले के हर मुख्य हिस्से को नष्ट कर दिया। सोर्सेस के अनुसार इस नगर का क्षेत्रफल लगभग 24 स्क्वायर माइल्स था और पूरे शहर के चारों तरफ एक किले की दीवार थी। इस शहर की किलेबंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी कैप्टन वैन रेनन के अपने युद्ध के विवरण में लिखी गई रिपोर्ट पर आधारित है। कामकंडला और पुष्पावती के किले के बचे हुए अवशेषों के अलावा जो ऐतिहासिक धरोहर आपका ध्यान आकर्षित करती है वह है यहाँ पर मौजूद 13 बावड़ियाँ। पर बहुत खेद की बात है कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कुछ बावड़ियों के अंदर तक पहुँच पाना अपने आप में एक एडवेंचर से कम नहीं। फिर भी हमने यहाँ मौजूद बावड़ियों में से 3 को खोज निकाला और अभी उसके अंदर जाकर आपको दिखाते हैं। इन बावड़ियों का अगर रिस्टोरेशन किया जाए तो यह अपने पुराने अवस्था में लौट सकते हैं, पर बहुत ही दुख की बात है कि स्थानीय लोग भी इसको एक तरीके से कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो दूसरी बावड़ी हम आपको दिखा रहे हैं यह शायद यहाँ मौजूद बावड़ियों के समूह में सबसे बड़ी है और इतनी उपेक्षा के बाद भी ये लगभग ठीक ठाक स्थिति में है। स्पॉटलाइट के हर एपिसोड में हम अपने ऐतिहासिक धरोहरों को और ख़ास तौर पे पानी के सोर्सेस को बचाकर रखने की अपील करते हैं। जब डीप ट्यूब वेल्स और बड़े बांध नहीं होते थे तो हमारे पूर्वज इन्हीं बावड़ियों और दूसरे जल संरक्षण तकनीकों की वजह से स्थानीय स्तर पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थे। चलिए अब आपको तीसरे बावड़ी के अंदर लेकर चलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ बावड़ियों के अंदर जाने के लिए दरवाजे काफ़ी छोटे हैं। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि यहाँ पर बड़े जानवरों को आने जाने से रोकने के लिए शायद दरवाजे छोटे रखे जाते होंगे। साथ ही साथ जो बाहर धूल मिट्टी है वो भी थोड़ा कम मात्रा में अंदर जाए, उसको ध्यान रखते हुए भी शायद ये दरवाजे छोटे बने होंगे। और बाहर क्योंकि यह जगह काफ़ी गर्म होती है गर्मियों के दिनों में, तो पानी भी अंदर ठंडा रह सके इसका भी ध्यान इनके द्वारा रखा गया था। एक और बात, यह जगह सिर्फ पानी पीना और पानी भरने के लिए ही नहीं थी, बल्कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए भी स्थान बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ लगी हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ पूजा के संस्कार भी होते होंगे। इसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। वो कहते हैं ना, बुक्स आर द मिरर ऑफ सोल, और कई बार कुछ किताब के पन्ने आपको इतना छू जाते हैं कि आप उन शब्दों को जीना चाहते हैं। ख़ास तौर पर कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो आपको आकर्षित करती हैं उस स्थान पर जाने के लिए। यही हमारी टीम के साथ भी हुआ जब हम अपनी रिसर्च के दौरान उन 2 किताबों को पढ़ रहे थे जिनको मैंने आपको इंट्रो में दिखाया है, और उसको पढ़ने के बाद हम अपने आप को उस जगह पर जाने से रोक नहीं पाए जहाँ का ऐतिहासिक वर्णन इस किताब में किया गया था।
और स्थान जितना सुदूर हो और रास्ते जितने लंबे हो, उतना ही ये आश्चर्य के करीब लेकर जाते हैं।